किस्मत से मिल हम तुम 86 कल्याणी जी की कहानी। सब लोग कल्याणी जी के आगे बोलने का वेट कर रहे थे। कल्याणी जी अपने आंसू पूंछती है और सोफे पर बैठते हुए भाग्य को देखकर कहती है, मैं और तुम्हारे पापा, हम दोनों हरियाणा के छोटे से गांव से हैं। वहां पर जात बिरादरी और ऊंच नीच को बहुत मानते हैं। तुम्हारे पापा और हमारी जात में जमीन आसमान का फर्क था। हम दोनों अच्छे से जानते थे हमारे घर वाले ये रिश्ता कभी नहीं अपनाएंगे, और अगर गांव में किसी को हमारे बारे में पता चल जाता तो गांव वाले हम दोनों को जान से मरते थे। इसलिए हम दोनों एक रात गांव से भाग गए। वहां से भागकर हम दोनों मुंबई आ गए, जहां तुम्हारे पिता के कुछ पुराने दोस्त के साथ जान पहचान थी। उन्होंने ही हमारी मुंबई में बसाने में मदद की। छोटी सी किराए के कमरे में हम लोगों ने अपना संसार शुरू किया। पर माँ बाप की कमी तो अपने जीवन में हर किसी को खलती है ना। हमने सोचा एक बार हमें औलाद हो जाए, उसके बाद हम गांव वापस चले जाएंगे, घर वालों से माफ़ी मांग लेंगे। आखिर कितने दिन तक नाराज रहेंगे अपने बच्चों से। और फिर एक दिन हमें ये खबर मिली कि तुम हमारी जिंदगी में आने वाली हो। सच में भाग्य, उसे दिन तुम्हारे पिता बहुत खुश थे। लेकिन शायद ये खुशी मुझे रास नहीं आई। मुझे 8वां महीना लग ही था कि एक रोड एक्सीडेंट में तुम्हारे पिता चल बसे। मेरे ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उस हालत में मैं अपने पति के जाने का दुख कैसे मना रही थी मैं ही जानती हूँ। तुम्हारे पिता की वह दोस्त जिन्होंने हमारी मुंबई में बस्ती में मदद की, उन्होंने मेरी हालत पर तरस खाकर मेरे भैया को फ़ोन कर दिया। मेरे भैया भाभी पढ़ी लिखे थे, उन्हें इस जात बिरादरी से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए जब उन्हें मेरी हालत के बारे में पता चला तो वह लोग सीधे मुंबई आ गए, और मुझे उसे अवस्था में देखकर उन लोगों बहुत दुख हुआ। भैया ने मुझसे कहा कि वह मुझे लेकर गांव जाएंगे और गांव वालों से बात करेंगे कि इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब हमसे धोखे से हुआ है। हम जानबूझकर किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। भाभी ने मुझे बताया कि मेरे और तुम्हारे पिताजी के गांव से भगाने के बाद वहां पर बहुत बड़े दंगे हुए हैं। जात पात को लेकर गांव में बहुत लड़ाइयां हुई है। इसलिए अगर हम अभी इस हालत में वापस गए तो शायद तुम्हें भी कुछ कर देंगे। ये सुनकर मैं बहुत डर गई। मेरे भैया ने मुझे कहा कि हमें डिलीवरी तक यही रुकना होगा। डिलीवरी के बाद हम लोग गांव वापस जाएंगे। आखिर शहर में इस हालत में मैं कब तक रहती। और फिर मुझे डिलीवरी हुई और मैंने तुम्हें जन्म दिया। पर मेरी भाभी ने मुझे कहा कि मैं इस बच्चे को अनाथ आश्रम में दे दूं, क्योंकि मैं अभी तुम्हें लेकर गांव नहीं जा सकती। मैंने उन दोनों को बहुत मना किया कि मैं अपने पति की आखिरी निशानी किसी को नहीं दूंगी। मेरे भैया भाभी ने मुझसे कहा कि अगर मैं तुम्हें लेकर गांव गई तो गांव वाले तुम्हें जान से मार देंगे। तुम्हारे पिता का परिवार तुम्हें ही उनका कातिल समझेगा। इसलिए कुछ दिनों के लिए तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ दूं, उसके बाद मैं वापस आकर तुम्हें ले जाऊंगी। उसे समय मुझे उन्हीं की बात सही लगी, इसलिए मैंने तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ दिया और अपने भैया भाभी के साथ गांव चली गई। लेकिन जैसे ही मैं गांव पहुंची वहां पर हालात और बिगड़ गए। गांव वालों को मेरे आने की खबर मिली और तुम्हारे पिता के परिवार वालों को तुम्हारे पिता की मौत की खबर मिली। यह सुनकर वह लोगों का गुस्सा और भड़क गया। तुम्हारे पिता के परिवार वालों को लगता था कि उनके बेटे की मौत मेरी वजह से हुई है। मैंने जानबूझकर उनके बेटे को मारा है। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की पर उन्होंने मेरी एक न सुनी। देखते देखते लड़ाई बढ़ गई और ये लड़ाई ने दंगे का रूप ले लिया। दो जातों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गई। पूरे गांव में हाहाकार मच गया और लोगों ने मुझे कसूरवार ठहराकर मेरे घर में आग लगा दी। मेरे माता पिता मुझे बचाने के चक्कर में खुद जलकर मर, और मेरे भैया भाभी ने बहुत मुश्किल से मुझे वहां से बचाकर बाहर निकाला। उसके बाद मेरे भैया भाभी मुझे लेकर बहुत दूर चले गए जहां पर हमें कोई नहीं जानता था। उस हादसे में मेरे भैया का एक पैर खराब हो गया। मेरे भाई की ऐसी हालत मेरी वजह से हुई है, ये जानकर मुझे बहुत बुरा लगा। अंत समय तक मेरे भैया ने मुझे ये कसम दी कि मैं अपनी असली पहचान किसी के सामने ना रखूं। कहीं ऐसा ना हो कि वो लोगों मुझे और उनके बाकी परिवार को जान से मार दे। अपने लोगों से दूर, शहर से दूर,
तुमसे दूर मैं अपने भैया भाभी के साथ एक गुमनामी की जिंदगी जी रही थी। पर दिल के किसी कोने में मुझे यह उम्मीद जिंदा थी, एक दिन मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। 2 साल पहले मेरे भैया का स्वर्गवास हो गया और भैया के जाने के बाद मेरी भाभी ने जीवन को त्याग कर संन्यास का रास्ता अपना लिया। मरते वक्त मैं अपने भैया से यह कहा कि मैं अपने बच्चे से मिलना चाहती हूँ। अपने आखिरी सांसों में मेरे भाई ने मुझे तुमसे मिलने की जा सकती और उसके बाद मैं पागलों की तरह तुम्हें शहर में ढूंढ रही थी। मैं उसे अनाथ आश्रम में भी गई जहां मैं तुम्हें दिया था। मैंने उन लोगों के सामने बहुत मिन्नतें की। तब जाकर मैडम ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया और तुम्हारी बारे में जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। जब मैं ये सुना कि मेरा बच्चा इतना लायक हो गया है, इतना बड़ा आदमी हो गया है, तो एक माँ का दिल खुशी से भर गया। मैं बस एक बार अपने बच्चों से मिलना चाहती थी, उसे अपनी गले लगाना चाहती थी। और यह कहते हुए कल्याणी की रोने लगी। भाग्य उनकी आंखों में बहती आंसू को देखकर बेचैन हो रहा था। सब लोग कल्याणी जी की कहानियां सुनकर भावुक हो गए थे। सच में उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन राहुल के मन में कहीं ना कहीं अभी भी कुछ डाउट थे। वो खड़ा होता है और कल्याणी जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, देखिए हमें आपसे सहानुभूति है, लेकिन इतने के आधार पर हम यह नहीं मान सकते कि आप भाग्य की माँ है। कल्याणी जी अपने आंचल से अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है, और मैं क्या करूं ये साबित करने के लिए कि मैं ही अपने बच्चे की माँ हूँ। मैं दुनिया की पहली ऐसी अभागन औरत है जो ये साबित करना चाह रही है अपने बच्चे की माँ है। तारांकन। थोड़ी देर बाद डॉक्टर की एक टीम मेंशन में मौजूद थी। श्री भाग्य के हाथ के कलाई पर कॉटन से लगी दवाई लगा रही थी। वहां एक छोटा सा निशान बन गया था, जहां पर अभी कुछ देर पहले डॉक्टर ने इंजेक्शन के जरिए खून निकाला था। भाग्य इस समय भावहीन होकर बस कल्याणी जी को देख रहा था। श्री कभी कल्याणी जी को देखती है तो कभी भाग्य को। डॉक्टर साहब कल्याणी जी के हाथ से ब्लड के सैंपल ले रहे थे। राहुल और प्रिया एक तरफ खड़ी होकर यह सब देख रहे थे। राहुल को यकीन नहीं थी कि कल्याणी जी डीएनए टेस्ट के लिए इतनी जल्दी मान जाएगी। उन्होंने बहुत ही आसानी से कह दिया कि उन्हें डीएनए टेस्ट करवाने में कोई परेशानी नहीं है, बल्कि वह तो चाहती है कि सारी दुनिया को पता चले कि वह भाग्य की माँ है। डॉक्टर भाग्य के सामने आते हैं और कहते हैं, मिस्टर जयदेव कल तक आपको रिपोर्ट मिल जाएंगे। डॉक्टर ब्लड के सैंपल लेकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद भाग्य राहुल से कहता है, राहुल बहुत देर हो गई है, तुम प्रिया को लेकर घर जाओ और उसे उसके घर ड्रॉप कर देना। राहुल हाँ कहता है और प्रिया को लेकर वहां से चला जाता है। भाग्य कुछ नहीं कहता और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। श्री को पता था कि भाग्य के मन में इस समय बहुत कुछ चल रहा होगा और इस समय वो किसी से कुछ नहीं कह पाएगा, इसलिए उसने यशोदा आंटी को कुछ इशारा किया और फिर कल्याणी जी को एक नज़र देखकर वह भी अपने कमरे में चली गई। श्री कमरे में जाती है तो देखी है भाग्य बालकनी में खड़ा अपने दोनों हाथों को बांधे एकटक आसमान की तरफ देख रहा है। श्री कबोर्ड से अपने कपड़े लेती है और वॉशरूम चले जाती है। श्री थोड़ी देर बाद जब बाहर आती है तो देखी है भाग्य अभी भी वैसे ही खड़ा है। श्री भाग्य के पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। श्री का एहसास पाते ही भाग्य श्री के हाथों पर अपने हाथ मजबूत करते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ। श्री भाग्य के बाजू पर अपना सर लगा लेती है और उसके हाथों पे हाथ चलाते हुए कहते हैं, सब ठीक हो जाएगा भाग्य, मत परेशान हो इतना। भाग्य कसके अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, कहाँ है? श्री अपनी नजरें उठाकर भाग्य को देखते हुए कहती है, गेस्ट रूम में। भाग्य कहता है, जानती हो श्री, जब हम लोग 9 साल के थे ना, तब अनाथ आश्रम में एक केयरटेकर आया था, बहुत का था, बच्चों को मारता था। उसने एक बार मुझे बैट से मारा था, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उसके शराब की बोतलें तोड़ दी थी जिसे पीकर उसने राहुल की पिटाई की थी। जब उसने मुझे मारा था, ये बात वार्डन मैडम को पता लग गई और उसने मुझसे अनाथ आश्रम से बाहर निकाल दिया। पर जिस दिन वह मुझे बैट से मार रहा था ना, मेरे दिल में बस एक ही बात आई थी, जिस औरत ने मुझे यहाँ पर लाकर छोड़ दिया मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। जब कभी हमारे अनाथ आश्रम में कोई परिवार आता था अपने बच्चों को लेकर दान करने के लिए,
मैं दूर से उसे परिवार को देखा था, कैसे एक माँ अपने बच्चों की फिक्र करती है। मुझे हमेशा उस ममता का एहसास चाहिए था, पर वो मुझे कभी नहीं मिला। वो संभाला तो खुद को अनाथ आश्रम में, जिम्मेदारियों को समझने लगा तो सड़कों पर था। मुझे कुछ भी विरासत में नहीं मिला है श्री। ये सब मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया है। भाग्य खुद बना है, मुझे थाली में कुछ नहीं मिला है। श्री भाग्य के सामने आती है, भाग्य श्री की आंखों में देखता है, तो श्री भाग्य की आंखों में देखते हुए कहते हैं, मुझे पता है भाग्य, आप अपने दम पर यहाँ तक पहुँचे हैं और आपने इतनी कामयाबी अपने बलबूते पर हासिल की है। आज आप इतनी कामयाब हैं जहाँ पर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। पर जिंदगी हमें एक बार मौका देती है, तो शायद हमें उसे कबूल करना चाहिए। क्या पता कल हमारा इससे बेहतर हो। भाग्य कहता है, मुझे कोई बेहतर कल नहीं चाहिए, मुझे अपने आज में, अपने कल में, अपने आने वाले हर समय बस तुम अपने साथ चाहिए। इसके अलावा मैं अपनी जिंदगी में हर किसी के बिना रहना सीख गया हूँ, बस मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। श्री मुस्कुरा के हमें सर हिलाती है तो भाग्य श्री को गले से लगा लेता है। न जाने के आने वाले कल में क्या लिखा था। एक नया रिश्ता इनके वजूद से जुड़ने को था, लेकिन क्या वह सच में इसे अपनाने के लिए तैयार थे। अगले दिन सुबह श्री सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अपने बालों का जुड़ा बना रही थी, तभी उसकी नज़र मंदिर पर गई, जहां पर कल्याणी जी आरती की थाली तैयार कर रही थी। श्री कल्याणी जी के पास जाते हुए कहती है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, मैं बस आ ही रही थी। कल्याण जी श्री को देखते हुए आरती की थाली साइड में रखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, तो क्या हुआ, तुम करो या मैं करूं, बात तो एक ही है। और वैसे भी सुबह सुबह भगवान को याद करने से दिन अच्छा गुजरता है। श्री मुस्कुराते हुए मंदिर के अंदर आती है और अपने सर पर आंचल रखते हुए भगवान की पूजा करती है। मंदिर से निकलने के बाद श्री सीधे किचन की तरफ जाती है, तो कल्याणी जी उसे रोकते हुए कहती है, श्री अगर तुम बुरा ना मानो तो आज का नाश्ता मैं बना दूं। श्री हैरान हो गई, उसे समझ में ही नहीं आया कि वो इस बात का क्या जवाब दे। ना वह हाँ कर पा रही थी और ना ही वह मना कर पा रही थी। श्री अपने ही सोच में घूम थी कि तभी उनके कानों में भाग्य की आवाज आती है। सबका ध्यान सीढ़ियों की तरफ था। भाग्य इस समय अपने जिम के कपड़ों में था और श्री को देखते हुए कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बदलाव को स्वीकार किया था, जब तुम मेरी जिंदगी में आई थी। इसके अलावा मुझे अपनी लाइफ में कोई भी बदलाव पसंद नहीं। भाग्य ऐसा कहते हुए बिना कल्याणी जी को देखकर कमरे की तरफ चला जाता है और कल्याणी जी नम आंखों से भाग्य को जाता देख रही थी। श्री को इस समय भाग्य की बातों का मतलब अच्छे से समझ में आ रहा था, लेकिन वह कल्याणी जी की हालत भी समझ रही थी। पनखड़ी 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 87 DNA। भाग्य के ये कहने पर कि उसे श्री के अपनी जिंदगी में आने के बाद किसी और बदलाव की जरूरत नहीं है, कल्याणी जी हैरान सी उसे देख रही थी। लेकिन भाग्य बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में चला गया। श्री ने एक नज़र कल्याणी जी को देखा तो कल्याणी जी अपनी नज़र झुकाए हुए खड़ी थी, पेंसिव फेस। श्री ने कल्याणी जी से कहा, कुछ चीज़ों को समय पर छोड़ देना चाहिए। कल्याणी जी ने अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान की हाँ में सर हिलाया। थोड़ी देर बाद भाग्य तैयार होकर नीचे आया, तभी उसकी नज़र दरवाजे पर राहुल पर गई, जो अंदर आते हुए कह रहा था, रिपोर्ट आ गई क्या? भाग्य ने राहुल को देखते हुए कहा। राहुल ने कहा, यार मुझे रिपोर्ट के बारे में जानने में इतनी बेचैनी हुई कि मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई, इसलिए मैं सुबह उठते ही सबसे पहले घर आ गया। बताना रिपोर्ट में क्या निकला? भाग्य ने कहा, रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। अभी कल्याणी जी अपने कमरे से निकलकर आती है। भाग्य एक नज़र कल्याणी जी को देखता है, लेकिन बिना किसी भाव के चुपचाप जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। श्री किचन से आते हुए ब्रेकफास्ट करती है और कल्याणी जी को देखकर कहती है, आप भी आकर नाश्ता कर लीजिए। भाग्य के हाथ अचानक से रुक गए। राहुल भी हैरानी से कभी भाग्य को देखा तो कभी कल्याणी जी को। उन सब के हाव भाव देखकर कल्याणी जी ने अपना चेहरा नीचे करते हुए धीरे से पेंसिव फेस, नहीं मैं बाद में खा लूंगी,
तुम पहले भाग्य को नाश्ता करा दो, उसे ऑफिस भी जाना है। कल्याणी जी वहां से चलकर सीधे सोफे के पास आती है। तभी एक सर्वेंट दरवाजे पर खड़े होकर कहता है, मालकिन कोई हॉस्पिटल से आया है। ये सुनकर सबकी आंख चढ़ जाती है। आखिर सब इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे। भाग्य, राहुल और श्री तीनों जल्दी से सोफे के पास आते हैं, जहां पर एक हॉस्पिटल का आदमी हाथ में रिपोर्ट लेकर खड़ा था। कल्याणी जी के चेहरे पर इस समय कोई भाव नहीं थे, लेकिन श्री भाग्य और राहुल का चेहरा बेचैनी से भरा हुआ था। उसे आदमी ने रिपोर्ट बढ़ाया। राहुल ने वह रिपोर्ट अपने हाथ में ली, लेकिन भाग्य ने जल्दी से उसे अपने हाथ में छीन लिया। भाग्य जल्दी से रिपोर्ट निकालकर उसे पढ़ने लगा और अगली लाइन के साथ ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो फ्लैश्ड। श्री ने भाग्य का जब ये हाल देखा तो उसे रहा नहीं गया और उसने भाग्य से रिपोर्ट लेकर उसे पढ़ा और उसकी भी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि डीएनए मैच करता है। राहुल उसे रिपोर्ट को देखकर भाग्य से कहता है, इस रिपोर्ट के मुताबिक तो कल्याणी आंटी सच में तुम्हारी माँ है। कल्याणी जी यह सुनकर मुस्कुराती है और कहती है, मुझे तो पहले से ही पता था, सबूत तो आप सबको चाहिए था। भाग्य वहां खड़े खड़े कांप गया था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह अभी सिचुएशन से कैसे निकली। वह जल्दी से अपना लैपटॉप बैग उठाता है और बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप घर से बाहर चला जाता है। उसको ऐसा जाता देख श्री परेशान हो जाती है तो राहुल कहता है, भाभी आप परेशान मत होइए, मैं भाग्य को संभाल लूंगा। श्री हमें सर हिलाती है और राहुल वहां से चला जाता है। उसके बाद श्री की नज़र कल्याणी जी पर जाती है, जो अपने आंसू पहुंचते हुए दरवाजे की तरफ देख रही थी। श्री कल्याणी जी के पास आती है और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, माँ जी। ये सुनते ही कल्याणी की खुशी से श्री की तरफ देखती है तो श्री ने मुस्कुराते हुए कल्याणी जी को देखकर कहा, मुझे नहीं पता मुझे ऐसे हालात में क्या कहना चाहिए। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि भाग्य को थोड़ा समय दीजिए। इतना आसान नहीं होगा उनके लिए सब कुछ भुलाकर एक नए रिश्ते को अपनाना। कल्याणी जी ने हाँ में सर हिलाया और श्री को अपने गले से लगा लिया। दूसरी तरफ भाग्य के ऑफिस में भाग्य कई दिनों बाद ऑफिस आया था। उसके लिए काम का पहाड़ तैयार था, लेकिन इन सब से परे उसके दिमाग में इस समय सिर्फ कल्याणी जी की ही ख्याल था। डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक कल्याणी जी उसकी मां है, पर भाग्य के मन में इस बेचैनी ने घर कर रखा था कि उसकी मां के साथ वह अब अपने आने वाली जिंदगी कैसे बिताएगा। जब इंसान एक के रिश्ते से काफी समय तक दूर रहता है तो उसके लिए वह रिश्ता बेमायने हो जाता है। उसी तरीके से बचपन से लेकर अब तक भाग्य का जीवन बिना मां के गुजरा था, इसलिए अब उसे अपनी जिंदगी में कभी मां की कमी की महसूस ही नहीं हुई, या यूं कह ले कि उसने मां के बिना रहना सीख लिया था। लेकिन आज जब उसकी जिंदगी में उसकी मां का रिश्ता जुड़ा है तो उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि वह इसे कैसे अपनाए। उसने अपनी जिंदगी अपने और श्री तक ही सीमित कर ली थी। अब जिंदगी में उसे और कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन इस जिंदगी ने उसे एक ऐसे शख्स से मिलवा दिया था जिसे उसके दिल में बहुत गहरा असर था। भाग्य अपने ही ख्यालों में गुम था। उसे होश नहीं रहा कि कब सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। शाम को जब भाग्य घर पहुंचता है तो घर का माहौल ही कुछ और रहता है। सोफे पर कल्याणी जी और श्री बैठकर किसी बात पर हंस रहे थे। भाग्य ये सब देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। कल्याणी जी की नज़र जैसी है भाग्य पर जाती है, वो खुश होते हुए कहती है, बेटा तुम घर आ गए। श्री पलट कर देती है तो दरवाजे पर भाग्य खड़ा था। श्री सोफे से खड़ी होती है और भाग्य के पास आते हुए कहती है, आज तो आपके आने का पता ही नहीं चला। श्री भाग्य के हाथ से उसका लैपटॉप बैग लेती है और कहती है, जाके फ्रेश हो जाए, मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। भाग्य बिना किसी भाव के एक नज़र कल्याणी जी को देखा है और सीधे वहां से कमरे की तरफ बढ़ जाता है। भाग्य फ्रसे होकर नीचे आता है तो देखता है कल्याणी जी सीढ़ियों के पास खड़े होकर भाग्य का इंतजार कर रही है। भाग्य ने कुछ नहीं कहा और सीधे नीचे आकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ने के लिए होता है कि कल्याणी जी कहती है, बेटा क्या हम बात कर सकते हैं। भाग्य के कदम रुक गए थे।
पर उसने पलटकर कल्याणी जी को नहीं देखा। कल्याणी जी वहां से आगे आती है और भाग्य के पास आकर खड़ी होती है और कहती है, देखो मैं जानती हूँ भाग्य, ये सब अचानक से एक्सेप्ट करना आसान नहीं है, पर क्या तुम मुझे एक मौका भी नहीं दोगे? मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे पहले है बच्चे। भाग्य के कानों में कल्याणी जी की बात जा तो रही थी, लेकिन उसका दिल और दिमाग एक जंग लड़ रहा था और वो खुद को इस लड़ाई में हारा हुआ महसूस कर रहा था। भाग्य ने सामने देखा तो श्री अपने हाथ में एक बाउल खड़ी थी और भाग्य को देखकर अपनी पलकें झपकाईं। भाग्य ने श्री को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा और धीरे कदमों से आगे चलते हुए कहता है, ये बात उसने कल्याणी जी से कही थी। उसने सीधे तौर पर कल्याणी जी से कुछ नहीं कहा, लेकिन ये कुछ शब्द जैसे कल्याणी जी के लिए एक पहली सीढ़ी थी भाग्य की तरफ। भाग्य जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और श्री भाग्य के राइट साइड वाली कुर्सी पर जहां उसकी जगह थी, और कल्याणी जी आती है और भाग्य के लेफ्ट साइड वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। श्री में भाग्य की प्लेट लगाई। भाग्य ने पहला बाइट लेते ही मुंह बनाया और श्री को देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में कहा, क्या बनाया है तुमने? श्री ने हैरानी से भाग्य को देखा और कहा, खाने में तो आलू गोभी बना है, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भाग्य में पानी पीकर ग्लास साइड रखा और श्री को देखते हुए कहा, ये तुम्हारे हाथ का स्वाद नहीं है, अजीब सा लग रहा है। श्री ने हैरानी से भाग्य को देखा और फिर कल्याणी जी को देखकर कहा, आज खाना माँ जी ने बनाया है। कल्याणी जी भी भाग्य को देख रही थी, लेकिन जैसे ही भाग्य ने ये सुना कि आज का खाना कल्याणी जी ने बनाया है, भाग्य ने गुस्से में श्री से कहा, क्या जरूरत थी? घर में सर्वेंट नहीं है क्या? और तुम जानती हो मुझे तुम्हारे हाथ का खाना अच्छा लगता है, या फिर यशोदा आंटी के हाथ का? अगर तुम्हें खाना नहीं बनना था तो नहीं बनती, यशोदा आंटी से कह देती, वह बना देती। भाग्य किस तरीके से गुस्सा होने पर श्री अपना सर झुका लेती है तो ये कल्याणी जी कहती है, भाग्य बेटा तुम श्री पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? उसने तो मुझे मना ही किया था, वह तो मैंने ही जिद की थी कि आज खाना मैं बनाऊंगी। और जहां तक बात रही है यशोदा जी की, तो यशोदा जी तो कुछ दिनों के लिए अपने गांव गई है अपनी बेटी के पास। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें गोभी पसंद नहीं है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। भाग्य अपने हाथ साफ करते हुए थोड़ा सख्ती से कहता है, ध्यान रखना ही है तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगली बार से मेरे लिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। और श्री को देखकर शक्ति से कहता है, तुम्हें खाना बनाने का मन नहीं हो तो मुझे बता दिया करो, मैं बाहर से खाकर आ जाऊंगा। भाग्य उठता है और सीधे कमरे में चला जाता है और श्री उदास मन से वहीं बैठी रह जाती है। कल्याणी की श्री को देखते हैं और कहती है, सॉरी श्री, मेरी वजह से भाग्य में तुम्हें डांट दिया। श्री अपने मायूस से चेहरे के साथ कल्याणी जी को देखते हैं और ना में कर हिलाते हुए कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, डांटा तो इन्होंने मुझे पहले भी है, लेकिन आज वजह समझ में नहीं आई। पर कल्याणी जी अपने मायूस चेहरे के साथ, लेकिन मुझे समझ में आ गई है। भाग्य बिना कुछ खाए चला गया था, श्री यह कैसे होने दे सकती थी? वो जल्दी से किचन में जाती है। श्री खान की प्लेट लेकर कमरे में जाती है तो देखी है भाग्य साइड टेबल पर बैठा लैपटॉप पर कोई काम कर रहा है। श्री टेबल पर प्लेट रखती है और भाग्य के पास जाकर कहती है, खाना खा लीजिए। भाग्य की हाथ रुक जाते हैं लेकिन वह श्री को नहीं देखता तो श्री भाग्य के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, ये वाला मैंने बनाया है। भाग्य लैपटॉप बंद करता है और सोफे से उठकर बाथरूम चला जाता। भाग्य हैंड वॉश करके वापस आता है और टेबल पर बैठकर चुपचाप अपना खाना खाने लगता है। श्री उसके बगल में आकर बैठी है और अपनी प्लेट लगाते हुए कहती है, वह वाला खाना मैंने भी खाया था, इतना बुरा भी नहीं था जितना बड़ा आपने रिएक्शन दिया है। भाग्य अपनी प्लेट में दाल और चावल को मिक्स करते हुए बिना किसी भाव के श्री से कहता है, हर इंसान को अपनी पसंद का स्वाद पता होता है, और जब कोई दूसरा स्वाद उसकी जिंदगी में दस्तक देता है तो उसे इंसान को उस दूसरे स्वाद को अपने में वक्त लगता है।
कभी कभी वो उस दूसरे स्वाद को अपना आता भी नहीं है। इसी तरीके से हर इंसान की जिंदगी में रिश्ते भी कुछ ऐसे ही हैं। जब एक नया रिश्ता उनकी जिंदगी में आता है तो उसे अपनाने में वक्त लगता है। जैसे एक दिन में स्वाद नहीं बदला जाता, वैसे ही एक दिन में लोगों को अपनाया भी नहीं जाता। श्री भाग्य के कहे शब्दों का मतलब अच्छे से समझ रही थी, पर उसे इस समय यह नहीं समझ में आ रहा था कि वह इस माँ बेटे के बीच खड़ी इस कांच की दीवार को कैसे हटाए। कल्याणी जी तो बस अपनी तरफ से एक कोशिश कर रही थी, लेकिन भाग्य ने तो उनकी पहली कोशिश को ही ना कर दिया। पनखड़ी 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 88 कौन है भाग्य? पनखड़ी पनखड़ी पनखड़ी। अगले दिन सुबह राहुल जयदेव मेंशन आया हुआ था। राहुल की नज़र सबसे पहले कल्याणी जी पर गई तो राहुल ने उन्हें देखकर अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते आंटी जी। कल्याणी जी ने भी मुस्कुराते हुए हमें सर। श्री किचन से निकलकर आई तो राहुल ने कहा, भाभी भाग्य कहाँ है? राहुल लिविंग रूम में बने सोफे पर बैठ जाता है और भाग्य का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद भाग्य नीचे आता है। वह दोनों यहाँ से एक बिजनेस मीटिंग के लिए जाने वाले थे। भाग्य सोफे पर बैठते हुए कहता है, श्री कॉफ़ी देना। श्री जल्दी से किचन में जाती है और 2 कप कॉफ़ी लेकर भाग्य और राहुल के सामने रखती है और उसके साथ ही श्री एक पेपर भाग्य के सामने रखती है। भाग्य हैरानी से उसे पेपर को देखकर कहता है, यह क्या है? श्री कहती है, मेरे फाइनल ईयर का फॉर्म है, भर दीजिए ना। भाग्य अपना चेहरा उठाते हुए श्री को देखता है और कहता है, श्री तुम पढ़ी लिखी हो, तुमसे फॉर्म नहीं भरा जा रहा। श्री बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए कहती है, टंग आउट, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। राहुल और कल्याणी की हंसने लगते हैं। राहुल फॉर्म उठाते हुए कहता है, लाओ भाभी मैं भर देता हूँ। भाग्य मीटिंग की फाइल रेडी करने लगता है और राहुल श्री का फॉर्म भरता है। कल्याणी जी वहीं सोफे के दूसरी तरफ बैठे हुए अखबार पढ़ रही थी। फॉर्म भरते हुए राहुल कहता है, भाभी गार्जियन में किसका नाम लिखना है? शादी से पहले तो शायद आप अपने मामा जी का नाम लिखती थी। श्री ने कहा, हाँ शादी से पहले तो मामा जी का नाम लिखती थी, लेकिन अब तो भाग्य का नाम जाएगा। राहुल मुस्कुराते हुए कहता है, ओके तो अब नाम लिखा जाएगा मिस्टर भाग्य जयदेव का। भाग्य प्रजापति। इसके साथ सबका ध्यान उस तरफ जाता है जहां से कल्याणी जी ने ये नाम पुकारा था। श्री, राहुल और भाग्य तीनों हैरानी से कल्याणी की को देखते हैं तो कल्याणी जी कहती है, भाग्य के पिताजी के नाम के पीछे प्रजापति सरनेम लिखा जाता है। भाग्य के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है और वह राहुल के हाथ से फॉर्म लेता है और पेन उठाते हुए कहता है, भाग्य जयदेव। कौन है ये भाग्य जयदेव? कहाँ से आया है? दुनिया में इसकी क्या पहचान है? कल तक यही सवाल मेरे खुद के जेहन में था, लेकिन आज भाग्य जयदेव सिर्फ एक नाम नहीं रह गया है, ये पहचान है जो लोगों के जहन में है। ये नाम मुझे विरासत में नहीं मिला है, मैंने खुद बनाया है। जयदेव अनाथ आश्रम के उस नाम को अपने नाम के साथ इसीलिए जोड़ा क्योंकि वह मेरा वजूद था। ये पहचान मेरी तब की है, जबकि मेरी आपकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। खैर छोड़ो, दुनिया क्या बोलती है मुझे इससे कभी फर्क नहीं पड़ा, और मेरा नाम जिसने मुझे दुनिया में पहचान दिलवाई है वह है भाग्य जयदेव। इसके अलावा मेरा कोई दूसरा कभी नाम हुआ है और ना कभी भविष्य में हो। भाग्य ने श्री के फॉर्म पर भाग्य जयदेव के नाम का सिग्नेचर कर दिया। भाग्य ने फॉर्म श्री को दिया और उठकर अपना लैपटॉप बैग लेकर कहा, आज घर थोड़ा देर से आऊंगा, तुम खाना खा लेना। भाग्य और राहुल वहां से चले जाते हैं। कल्याणी की उदास चेहरे के साथ भाग्य को जाता हुआ देख रही थी तो श्री ने कल्याणी जी को देखकर कहा, मैंने कहा ना कुछ चीजों को वक्त पर छोड़ दीजिए। कल्याणी जी ने अपने चेहरे पर एक फिनकी सी हंसी ली और श्री को देखकर हाँ में सर हिलाया। रात में भाग्य काफी लेट घर आता है। भाग्य घर आने के साथ ही सीधे अपने कमरे में चला जाता है तो देखता है श्री सो रही थी। भाग्य जी श्री को नहीं उठाया, चुपचाप अलमारी से अपने कपड़े निकालता है और वॉशरूम चला जाता है।
भाग्य जब वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है श्री बेड पर एक पैर लटकाए बैठी थी। भाग्य श्री को देखकर कहता है, तुम उठ क्यों गई? श्री भाग्य को देखती है और उबासी लेते हुए कहती है, मुझे पता था आप कह कर गए हैं कि आप खाना खाकर आएंगे, लेकिन आपने कुछ खाया नहीं होगा। भाग्य मुस्कुरा देता है। कितने अच्छे से जानने लगी है श्री उसे। भाग्य कहता है, एक बिजनेस डिनर पार्टी थी। फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा बहुत खाया है, लेकिन पेट भरने के लिए तुम्हारे हाथ का खाना चाहिए। श्री मुस्कुराते हुए बैग से उठती है और अपने बालों को समेटकर उसमें एक क्लिप लगाते हुए कहती है। श्री जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर जाने को होती है तो उसके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि कल्याणी जी रूम के बाहर प्लेट लिए खड़ी थी। श्री उन्हें देखकर थोड़ी हैरान हुई और उतना ही हैरान भाग्य भी हुआ। कल्याणी जी ने श्री को देखते हुए कहा, वह भाग्य घर आ गया है, मुझे लगा उसे भूख लगी होगी इसलिए मैं खाना ले आई। श्री ने कल्याणी जी के हाथ से प्लेट लेते हुए कहा, आपने क्यों तकलीफ थी, मैं आ तो रही थी नीचे। कल्याण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने बच्चे के लिए कुछ करने से माँ को तकलीफ नहीं होती। श्री ने मुस्कुराते हुए हमें सर हिलाया तो कल्याणी जी वहां से चली गई और श्री ने दरवाजा लगाकर खाने की प्लेट टेबल पर रखी है। भाग्य ने एक नज़र श्री को देखा तो श्री ने आंखों से ना करते हुए इशारा किया। भाग्य ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप आकर कुर्सी पर बैठ गया। श्री ने उसे खाना निकाल कर दिया और भाग्य बस खाना खा रहा था। उसने इस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन श्री समझ रही थी कि उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है। अब तक सिर्फ श्री ही थी जो भाग्य के लिए रातों में जागा करती थी और उसके खाने पीने का ध्यान रखती थी। अचानक से कल्याणी जी का ये सब करना भाग्य को बहुत अजीब लगने लगा था।